हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर पढ़ाई। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। तो जस्ट सिट डाउन, कीप calm एंड लिसन टू मी। तो द्विघात बहुपद पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट हमें जान लेना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, ठीक है। जहां n एक पूर्ण संख्या है तथा an-1 an-2 डॉट 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 a0 वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हेडिंग लगाएंगे द्विघात बहुपद। अगर सिंपल भाषा में कहें तो चर और अचर पदों के समूह से बनने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है द्विघात बहुपद। ऐसा व्यंजक जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है जहां a नॉट इक्वल टू 0 तथा a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। अगली हेडिंग है सर्वसमीकरण एवं समीकरण। यदि कोई गणितीय कथन चर पद के कुछ मानों के लिए ही सत्य हो तो कथन समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है सर्वसमीकरण। तो देखिए चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होने वाले समीकरण को सर्वसमीकरण कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट x² प्लस 3 होल पावर 2 बराबर x² प्लस 6x प्लस 9 यह एक सर्वसमीकरण है।
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर हैं। यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका विस्तार करने पर यक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू यक्स इंटू 3, मतलब 2 2 गुणे 3 6 इंटू यक्स यानी 6x आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं अतः यह एक सर्व संख्या है। आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला दिया गया है यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसलिए यह एक समीकरण है। ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं है अतः हम कहेंगे यह एक समीकरण है तथा इसका कोई मूल नहीं होगा। ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 6x इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो यहाँ पे सब चर पद कट जाएंगे, इसलिए यह इसका कोई भी मूल नहीं होगा। आगे देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 हो तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे क्योंकि हम जानते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और इस बार है एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x, दोनों तरफ के पद बराबर नहीं है और यहाँ पर पूरी तरह से कैंसिल भी नहीं होंगे। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6x में से 5x कटेगा तो x आएगा और बराबर कुछ बार 9 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यह एक, चूंकि दोनों पक्ष यहाँ पर बराबर नहीं है और चर पद का मान ज्ञात किया जा सकता है अतः हम कहेंगे यह एक समीकरण है। इसका मूल -1 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो सॉल्व करने पर ये हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे x बराबर हमें -1 प्राप्त होगा। इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया कथन एक समीकरण है जिसका मूल -1 होगा। चलिए डियर स्टूडेंट अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यहाँ पे देखिए, यदि कोई द्विघात बहुपद, ठीक है, सपोज करिए f ऑफ x बराबर 0 हो तो, ठीक है, यदि कोई द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, यदि कोई द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर 0 हो तो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यदि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, ठीक है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 हो तो यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बराबर 0 दिया गया है और बहुपद की अधिकतम घात 2, यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -25 बराबर 0 भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर पद की अधिकतम घात 2 है और यह 0 के बराबर है। इसी प्रकार देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 भी द्विघात समीकरण है। आगे यदि हम लिखें 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 4 बराबर 0 तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिखना पड़ेगा यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे जो चर पद है वह, उसकी जो घात है चर पद की वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। हम जानते हैं किसी भी द्विघात बहुपद में चर पद की घात एक पूर्ण संख्या होती है, तो यदि चर पद की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है या वह कर्ली में है या उसकी घात माइनस में है तो निश्चित रूप से वह एक बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद नहीं होगा इसलिए यह एक द्विघात समीकरण भी नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए द्विघात बहुपद होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हेडिंग लगाएंगे समीकरण के मूल या हल। तो चलिए देखिए, चर राशि के विमान, चर राशि के विमान
जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं, समीकरण के मूल या शून्यक कहलाते हैं। इन्हें हम समीकरण के हल भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। तो अगर मैं कह दूं यहाँ पे 2x प्लस 5 बराबर 0 हो, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा x बराबर -5/2। तो यह -5/2 इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि हमारे पास एक द्विघात समीकरण हो x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 हो, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 को हल किया जाए, तो यहाँ पर देखिए हम 12 को 2 भागों में तोड़ेंगे ताकि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो इसको आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा -3 और -4। ठीक है, तो -3 और -4 समीकरण को संतुष्ट करेंगी, यानी x के स्थान पे -3 या -4 रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाएगा। अतः ये समीकरण के मूल या शून्यक है। ठीक है, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे और फिर आपको समझाएंगे। तो आगे देखिए, n घात वाले प्रत्येक समीकरण के n मूल होते हैं, जहां पर n का मान 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। यदि समीकरण में यदि किसी दिए गए समीकरण में चरपद की घात 1 से छोटी होगी तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, और ऐसे समीकरण को विरोधाभासी समीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि n घात वाले समीकरण में के n से अधिक मूल हो तो यह समीकरण एक सर्वसंख्या होगा। क्लियर है, n घात वाला एक ऐसा समीकरण जिसमें बहुपद की घात n से अधिक हो जाएगी तो उस समीकरण को सर्वसंख्या कहेंगे। वास्तविक मूलों, अगला है वास्तविक मूलों वाले समीकरण के काल्पनिक मूल सदैव संयुग्मी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, x² - 2x + 2 बराबर 0 का एक मूल 1 प्लस आई है। आई जिसे हम काल्पनिक मूल कहते हैं, इसको आयोटा पढ़ते हैं। तो 1 प्लस, अगर इसका एक मूल 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा मूल 1 माइनस आयोटा होगा। क्लियर है, क्योंकि अभी यहाँ पर कन्फर्म हो गया है कि किसी भी वास्तविक मूल वाले समीकरण के काल्पनिक मूल सदैव संयुग्मी युग में होंगे। संयुग्मी मतलब यदि एक मूल प्लस में है तो दूसरा मूल माइनस में होगा। इसी प्रकार यदि परिमेय गुणांक वाले किसी द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस √b हो, अल्फा प्लस √बीटा हो, तो इसका दूसरा मूल अल्फा माइनस √बीटा होगा। यह भी एक संयुग्मी मूल है जो परस्पर जोड़ने पर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, x² - 2x - 2 √3 x + 2 बराबर 0 है। तो यदि दिए गए समीकरण को हम सीधाचार नियम या द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a की सहायता से हल करेंगे तो समीकरण का एक मूल √3 + 1 तथा दूसरा मूल √3 - 1 प्राप्त होगा। इसको आप यहाँ पर बगल में देख भी सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को आप बगल में देख भी सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग है मूलों की प्रकृति। माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं। तो द्विघात समीकरण की जो मूलों की प्रकृति होगी वह b² - 4ac पर निर्भर करेगी, जहां पर b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर या विवेचक कहते हैं। विविक्तर d बराबर होता है b² - 4ac। अब यहाँ पर एक सारणी बनाई गई है जिसमें एक तरफ विविक्तर d बराबर b² - 4ac का मान है और दूसरी तरफ मूलों की प्रकृति है। तो यदि दिए गए समीकरण से विविक्तर d बराबर b² - 4ac का मान 0 के बराबर प्राप्त होगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगी। वहीं यदि विविक्तर d बराबर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा प्राप्त होगा तो
मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे। आगे यदि विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा प्राप्त होगा तो मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे। और यदि विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49 इत्यादि, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक, असमान तथा परिमेय होगी। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो यह एक द्विघात समीकरण होगा यदि a का मान 0 न हो, तथा चूंकि यह द्विघात समीकरण होगा अतः इसके दो मूल होंगे। वहीं यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में a का मान 0 हो जाए तो ये ax स्क्वायर वाला पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर चर पद की घात 1 हो जाएगी, अर्थात बहुपद की घात 1 हो जाएगी, इसलिए यह एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है यदि a बराबर 0 और b नॉट इक्वल टू 0, अर्थात यदि इस समीकरण में a का मान 0 हो जाए तो bx प्लस c बराबर 0 होगा, जो कि एक रैखिक समीकरण होगा और इस समीकरण का केवल एक हल होगा। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में a बराबर b बराबर 0 हो तथा c नॉट इक्वल टू 0 यानी c 0 न हो तो इसका कोई हल नहीं होगा और यह एक विरोधाभासी समीकरण होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस समीकरण में ये वाला x का मान 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी x वाला पद 0 हो जाएगा। इस प्रकार x स्क्वायर और x वाला पद 0 हो जाएगा तो केवल अचर पद बचेगा, और यहाँ पर अचर पद है यानी यहाँ पर समीकरण में कोई चर पद नहीं है, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। लास्ट में यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में a, b और c तीनों का मान 0 हो तो यह एक सर्वसंख्या होगी तथा इसके अनंत हल होंगे। सर्वसंख्या इसलिए होगी डियर स्टूडेंट क्योंकि इसके एक से अधिक हल प्राप्त होंगे। आगे देखिएगा, यदि किसी समीकरण f ऑफ x का एक मूल a हो तो x माइनस a f ऑफ x का एक गुणनखंड होगा तथा f माइनस a f x को पूरी तरह से विभाजित करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो आप इस एग्जाम्पल में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 में x बराबर -3 और -4, ये x का जो वैल्यू -3 और -4 है ये समीकरण का एक मूल है, अतः x प्लस 3 और x प्लस 4 इस समीकरण का एक हल होगा या इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ देंगे कि 7 हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा हमारा 3x प्लस यहाँ पे आएगा 4x प्लस 12 बराबर 0। डियर स्टूडेंट, हमने 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ दिया कि इन दोनों का योग अथवा घटाव 7 के बराबर हो जाए। तो यदि मैं 12 को 3 गुणे 4 लिख दूं तो इन दोनों को गुणा करने पर तो 12 आएगा और इन दोनों का योग 7 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को 3x प्लस 4x के रूप में तोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को जोड़ा जाएगा या दोनों को घटाया जाएगा तभी यहाँ पर 7 आएगा, अन्यथा यहाँ पर 7 नहीं आएगा। तो चूंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए दोनों मूल प्लस में हो जाएंगे। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे आगे तो x प्लस 3 में से x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3 और प्लस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 4 का 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब पुनः देखिए आप यहाँ पर x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो अगर हम x प्लस 3 इन दोनों युग्मों में से कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट, इस लास्ट वाक्य में यही चीज कही गई है कि यदि किसी समीकरण का एक मूल a हो तो x माइनस a अर्थात उस चर पद में से उसका मूल का विपरीत मान लेने पर वह समीकरण का एक गुणनखंड हो जाएगा और उस गुणनखंड का समीकरण में भाग देने पर वह समीकरण को पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो इस प्रकार यदि x प्लस 3 का इस समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 में भाग दिया जाएगा तो यह इसको पूरी तरह से विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगली हेडिंग लगाएंगे मूलों का गुणन, मूलों व गुणांकों के बीच संबंध। यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हों तो द्विघात समीकरण के मूलों का योग बराबर हो जाएगा माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर मूलों का योग अर्थात अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक
एक्स का गुणांक डियर स्टूडेंट द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में एक्स का गुणांक आप देख पा रहे हैं b है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि a है। तो इस प्रकार मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b बाई ए। अब द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो फार्मूला बनेगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे देखिए मूल अल्फा और बीटा है, तो जब अल्फा का बीटा में गुणा होगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा बराबर अचर पद जो कि सी है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि ए है। तो इस प्रकार अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी बटा ए। आगे देखिएगा एक द्विघात समीकरण को बनाने की विधि। द्विघात समीकरण को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग ऑफ एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। डियर स्टूडेंट हमने देखा कि मूलों का योग कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों के योग की जगह पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, पूरे की गुणे में एक्स हो जाएगा प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 0। इसको निकालने की एक अन्य विधि है, द्विघात समीकरण बनाना है तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस पहला मूल कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में एक्स माइनस दूसरा मूल बराबर 0। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि यह वीडियो किसी भी प्रकार से आपके लिए लाभदायक रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।